जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं हमारे पार्ट 3 ऑफ CSE 2021 के पेपर डिस्कशन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिल्टर फीडर। अब ये क्वेश्चन जो है मैं ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन कहूँगा। जैसे कि 2022 वाले प्री में आ गया था, कुलान दरान क्या है। ठीक है, कुलान दरान क्या है। 2022 में एक आ गया था, कल्टीवेटर ऑफ फंजाई क्या है। उसके बाद देखिए 2023 में एक बीटा, ऐसा एक कीवर्ड पूछ लिया था बीटा के बारे में। तो वैसे ये एक वन लाइनर है जिसमें अगर हमें पता है कि फ़िल्टर फीडर क्या है तो सही है, अगर नहीं पता तो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर छोटा सा क्वेश्चन है, वन 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 वर्ड के यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें हम कोई भी एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। बट वही अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर है तो उसमें हम बहुत सारे तरीक़ों से क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हैं। देखिए टफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें अपना जो प्रिपरेशन है उसे चेक नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए फ़िल्टर फीडर क्या है दोस्तों, ये ऑयस्टर है जिसे कि फ़िल्टर फीडर कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऑयस्टर क्या करता है, ये फीड करता है बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम द गिल्स। गिल्स क्या होते हैं, तो उनके बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है। इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो फिल्टर फीडर क्या कहते हैं, ये फिल्टर करता है न्यूट्रिएंट्स को और उन्हें एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब ये पेलिकन, ऑक्टोपस एंड कैटफिश ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फिल्टर फीडर कौन है, ऑयस्टर इज द फिल्टर फीडर। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये कैटफिश है। और देखिए ये फ़िश फूड में यहाँ पे फेमस है, जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ पे। तो इतना इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि कोई ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जो इसे थ्रेट हो गया है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये है दोस्तों पेलिकन। पेलिकन क्या है, तो ये एक एक्वेटिक बर्ड है दोस्तों, एक्वेटिक बर्ड है जो कि वाटर वाले हैबिटेट में रहता है। ये हर एक कॉन्टिनेंट में हमें पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। तो इतना याद रखिए कि पेलिकन क्या है, तो ये हमारा बर्ड है। अब ये पेलिकन बर्ड है ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2022 वाले CSE में आया था, 4 ऑप्शन थे और बोला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। याद करिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेलिकन एक बर्ड है, क्योंकि ऑप्शन में आया, क्योंकि नाम पढ़ के हमें नहीं समझ आता पेलिकन क्या है, बर्ड है, फिश है। ओके, तो इसलिए ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द विदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू साइकिल। डायरेक्टली देखिए शंकर IAS वाले बुक से क्वेश्चन आया है, विदरिंग ऑफ रॉक की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इन चारों में से क्या आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि देखिए वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, और जो फॉस्फोरस रिच जो रॉक होते हैं इनसे ये साइकिल चलती है। बाकी देखिए कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ये सारे हमारे गैसियस साइकिल है। ठीक है, ये हमारे गैसियस साइकिल है और ये रॉक साइकिल में आ जाता है फॉस्फोरस वाला। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में हमें नहीं करना है। यहाँ पे देखिए गैसियस साइकिल में यहाँ पे डिवीजन है और एक रॉक साइकिल। ठीक है, तो ऐसे डिवीजन है जो कि हमारे शंकर IAS बुक में दे रखा है। और यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स देखिए, विदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू साइकिल। जहाँ से ये साइकिल शुरू हो रही है, तो ये रॉक फॉस्फेट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ द फॉस्फोरस साइकिल। बाकी देखिए नाइट्रोजन हमें एयर में मिल जाता है, कार्बन एयर में है, सल्फर ये एयर में हमें देखने को मिल जाता है, सल्फर टू सल्फेट इसका कन्वर्जन होता है। तो देखिए इजी कैटेगरी का क्वेश्चन में कहूँगा, यहाँ पे आंसर है हमारा C। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 5 कुछ नाम दे रखे और कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्रीवोरस। अब देखिए हमने 2022 के भी एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन देखे, 23 वाले भी देखे, 21 में देखिए आप कितना ज़्यादा टेक्निकल, जैसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके फंक्शन, प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे डेट्रीवोरस पूछ रहा है, फिल्टर फीडर पूछ रहा है। तो 2021 का पेपर देख के हमें डर नहीं जाना है कि यार ये तो बड़ा ही टफ जो है एनवायरनमेंट पूछ रहा है। इसमें से जो डुएबल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने देखा, वो बनाना है और आगे बढ़ जाना है। जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन पे हमें टेंशन नहीं लेना है। वो 2022 में भी थे, 2023 में भी थे, 2024 में भी रहेंगे। हमें जो बाकी क्वेश्चन है जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आंसर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब डेट्रीवोरस पूछ रहा है यहाँ पे। अब डेट्रीवोरस क्या होता है कि जो डिकम्पोज, ठीक है, डिकम्पोजिशन का यहाँ पे जो फंक्शन करते हैं, जो फीड करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे देखिए अर्थवर्म, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्स एंड वुड लाइस। ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5 भी है, 1 3 5 है,
2 3 4 5 एंड 1 2 का 4। अब इसमें ये चारों ऑप्शन में सबसे पहले हटाना है तो आप कौन सा हटाओगे मुझे बताओ। डी तो हटा ही देना क्योंकि ये तो होने के चांसेस बहुत कम है। अब बेस ऑन जनरल जितना आपने पढ़ रखा होगा या फिर देख रखा होगा खेत में, अगर आप गए होंगे या फिर आपने 5th 6th क्लास में भी यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये फिल्टर फीडर हो सकता है, सॉरी फिल्टर फीडर नहीं, ये डेट्रीओरस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है हमारा अर्थवर्म, इसे हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थवर्म तो हमारे ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो अर्थवर्म कहाँ कहाँ पे, यहाँ है और यहाँ है। तो देखिए 5 होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए हमने इसे हटा दिया क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे अभी। ठीक है, 300-400 क्वेश्चन अभी हो जाएंगे हमारे। तो देखिए बचा क्या हमारे पास, 1 2 का 4, फिर क्या बचा 2 3 4 5, एंड फिर क्या बचा 1 3 5। अब हमें पता है इसमें हमारा जो सही है ये वाला आ सकता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे, इस पता नहीं है हमें इसके बारे में ज़्यादा, अब कैसे आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए 50-50 तक तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 50-50 तक तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये भी हटा देंगे। अब देखिए क्या बचा, 1 2 4 1 3 5। मतलब देखिए एग्जामिनर ने आपको कैसे हिंट दी, यहाँ पे 2 एंड 4 है और यहाँ पे 3 एंड 5 है। अब देखिए 2 एंड 4 3 एंड 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम 50-50 तक आके रुक गए दोस्तों। इसके बाद जो है वो है अभी कि इसके बाद जो है हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे इसमें कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं बट वो थोड़े इरेशनल से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों 135। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर क्या बनेगा हमारा 135, अर्थवर्म, मिलीपेड्स एंड वुडलाइस। ठीक है, ये जो है हमारे डेट्रीवर्स है। बट 50-50 तक हमें कैसे पहुँचना है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो सी हॉर्स है दोस्तों, ये कोई हॉर्स नहीं है, ये जो है एक फिश होती है। ठीक है, फिश टाइप होती है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, इतना याद रखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर है। देखिए हमने प्राइमरी कंज्यूमर देखा था तो ये सेकेंडरी है। जेलीफिश ये भी हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो वुड लाइस होते हैं ये देखिए दोस्तों फीड करते हैं ऑन प्लैंकटन, कोपिकोड एंड श्रिम्स। ठीक है, जब ये डेड हो जाते हैं तो इन पे ये फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, अर्थवर्म, मिलीपेड एंड वुड लाइस। क्वेश्चन टफ था बट किस तरीके से 50-50 तक पहुँच सकते थे इतना हमने यहाँ पे देख लिया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कार्बन मेट्रिक। ठीक है, कॉमन कार्बन मेट्रिक, देखिए कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ये यूएनईपी का इनिशिएटिव ऐसा कहा है इन्होंने। अब देखिए मेट्रिक वर्ड है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजर होगा, एसेस होगा। अभी डी से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज बाय यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम, enabling government to assess the overall carbon footprint caused by the countries, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, and assessing carbon footprint building operation around the world। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम कॉमन वर्ड अगर ढूंढे, देखिए कार्बन फुटप्रिंट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है। तो यहाँ से एक ऐसा हिंट हम लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंटिंग से रिलेटेड है। बट जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे ये इतने ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा क्लोज है कि यहाँ पे ना हम जो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस में हमने लगाया था कि 2 R हमने वहाँ पे ढूंढे थे, इस तरीके से कोई कॉमन वर्ड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कार्बन देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कोई भी हिंट या लॉजिक काम नहीं आएगा। अब सीधा देखिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्डिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो है पूरे वर्ल्ड में कार्बन फुटप्रिंट्स को असेस करता है। ठीक है, अब जो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, जो हमारे कार्बन रिलीज होता है CO2, CH4, NO2, HF6, जो कि हम शंकर आयस में पढ़ते हैं, इन सबको यहाँ पे असेस करा जाता है विथ कॉमन कार्बन मेट्रिक। ठीक है, विथ कॉमन कार्बन मेट्रिक। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बॉडी का मेंशन है UNEP। ठीक है, जिसे हम डिटेल में भी कवर करेंगे लास्ट में जब हमारे सारे PYQs हो जाएंगे। UNEP देखिए दोस्तों, ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन की जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हुआ था UNEP। अब देखिए UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नैरोबी में है दोस्तों। नैरोबी कहाँ पे है, केन्या में है। हमको लगता है कि कोई भी जो यूनाइटेड नेशन का इंस्टीट्यूशन है उसका जो है यूरोप में या फिर अमेरिका यहाँ कहीं होगा हेडक्वार्टर, बट UNEP का देखिए दोस्तों नैरोबी केन्या में है। तो याद रखेंगे आगे चल के अगर हेडक्वार्टर आ जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों ए। टफ क्वेश्चन में कहूँगा इसे भी। ओके, कोई हिंट यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा
सारे जो मास्टर वीडियो सेशन के टेक्निक यहाँ लगाने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। देखिए नाम देखिए यहाँ पे, स्नीडेरियन, फंजाई, चलो ये तो सुना हुआ है, प्रोटोजोआ, चलो ये भी सुन रखा होगा, बट ये स्नीडेरियन क्या है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैन एस्टैब्लिश की बात हो रही है, सीधा देखिए ऑप्शन में 1 2 3 है क्या, यहाँ पे 1 2 3 हमने मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो स्नीडेरियन है, ये देखिए एक्वेटिक एनिमल है जो कि हमारे फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरनमेंट में मिलता है। और ये देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। और ये स्नीडेरियन जो है ये एक फाइलम है दोस्तों। ठीक है, अब ये फाइलम क्या होता है, जब हम एनिमल का जो डिवीजन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें फाइलम, किंगडम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये एक फाइलम है। इसके अंदर देखिए कौन कौन आता है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेलीफिश आ जाती है। इसके अंदर ही देखिए यहाँ पे जो सी एनेमोन है ये आ जाते हैं। तो ये हमारी 12th क्लास की जो NCERT है इसमें सारी चीज़ें है। और क्या आ जाता है यहाँ पे, देखिए कोरल्स आ जाते हैं, कुछ मराइन पैरासाइट्स आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्नीडेरियन जो है ये फाइलम है, इसमें 11,000 के करीब स्पीशीज़ है। तो अब सोचिए 11,000 में से कोई एक भी अगर यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। तो ये टेक्निकलिटी हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पेपर में भी अगर हमें लग रहा है कि कैन एस्टेब्लिश वर्ड आ रहा है तो गो फॉर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फंजाई बताइए हमें, अलगी और फंजाई का हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहाँ पे देखा था, लाइकेंस में देखा था, याद करिए, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, प्रोटोजोआ, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ आपने अगर मलेरिया के बारे में अगर करंट अफेयर में पढ़ा है या फिर आपने अगर बेसिक अगर देख रखा है मलेरिया के बारे में, तो देखिए मलेरिया का जो मच्छर होता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, एनोफिलस। ठीक है, ये जो मच्छर होता है इसके अंदर देखिए जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम जो मलेरिया जो हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम ऐसे नाम होते हैं। अब मैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, इतना कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मलेरिया का मच्छर होता है इसके अंदर देखिए यहाँ पे प्रोटोजोआज होते हैं दोस्तों, जिससे जो है मलेरिया फैलता है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि मॉस्किटो में रह रहा है। तो ऐसे देखिए प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर, अलगी, इन सब के साथ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे दिखाता है। और मोटा मोटा यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा हमें इसमें सोचना नहीं है। कैन एस्टेब्लिश की बात हो रही है, 1 2 3 मार्क करिए, क्योंकि वैसे भी स्नीडेरियन ये मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा, अनलेस आपका जूलॉजी या फिर कोई ऑप्शनल ना हो इससे रिलेटेड, बॉटनी, जूलॉजी। अभी नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमने ये एनवायरनमेंट का जो चंगुल है पूरा यहाँ पे मतलब देखा है, इकोनॉमी हमने देखा, फिर हमने एनवायरनमेंट वाले में जंप लिया। अभी हम जो है थोड़ा पॉलिटी वाले में जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। कहाँ गया पॉलिटी, अच्छा पॉलिटी नहीं है, ये तो हमारा हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 31, 64 योगिनी टेम्पल की बात कर रहा है, नियर मोरेना। मोरेना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। 4 स्टेटमेंट है, जैसे 4 स्टेटमेंट देखिए खुश हो जाइए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कहीं पे भी ऑल ऑफ द अबव तो नहीं दिया, मतलब एटमैक्स 2 सही है, एटमैक्स 3 सही है और एटमैक्स 2 सही है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं, 4th से पढ़ना चालू करते हैं। अब देखिए हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो हमारा नितिन सिंघानिया में उसमें इसके बारे में मेंशन है, बट अगर नहीं पढ़ रखा है तो कैसे कर सकते। देखिए, इट इज़ अ डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज अ इंस्पिरेशन बिहाइंड इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब भाई ऐसा कुछ होगा तभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, इतना आप सोचिए बस यहाँ पे कि अच्छा कुछ होगा ऐसे कर, इसीलिए यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। और एक पॉपुलर बिलीफ है ऐसा का है, ठीक है, मतलब एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। चलो ठीक है, इसे साइड में रखते हैं, थर्ड देखते हैं। इट वॉज मीन्ट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट। ठीक है, वैष्णव कल्ट, ठीक है। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। ओके, ओनली बोल रहा है, ठीक है, इंडिया में लाखों टेम्पल है, उसमें से कह रहा है ओनली सर्कुलर टेम्पल। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छ फगटा डिनेस्टी। अब इन चारों में से सोचिए और मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है और सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है। ऐसे ही आपको पेपर में सोचना है। सोचिए अब कौन सा सबसे ज़्यादा सही लग रहा है और कौन सा सबसे ज़्यादा गलत। अब इन चारों में अगर देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा गलत जो लग रहा है वो है सेकंड, और मुझे थोड़ा थोड़ा जो सही लग रहा है वो है फोर्थ। चलो सेकंड हटा के देखते हैं। अब ऑप्शन में अगर हटाएंगे हम, ये गया, ये गया, ये गया, बचा क्या, 1 और 4। चलो अब थर्ड में क्या बोला गया था, देखिए इट वॉज मीन्ट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट, ये तो हट गया। और देखिए यहाँ पे
64 योगिनी, ठीक है, ये जो है दोस्तों ये शिवा से रिलेटेड है, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू शैविज़म। अब याद करिए जो मास्टर वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था, ये कोई इस क्वेश्चन को देख के मैंने वो हैक आपको नहीं बताया था स्वैपिंग वाला, वो मल्टीपल टाइम्स अप्लाई होगा। शैविज़म को वैष्णविज़म से कर देंगे, ठीक है, उसके बाद बुद्धिज़्म को जैनिज़्म से चेंज कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यू बनता है। और यहाँ पे तो ये पता रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर ओनली ये एक वर्ड भी अगर देखते ना, तो जो कह रहे हैं ना कि एलिमिनेशन खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं, अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन कौन पढ़ता है पेपर के पहले इतना डिटेल में 64 योगिनी के बारे में? तो उसने हिंट दिया है हमें, 2 हटा दो, आंसर आ गया 1 एंड 4, इसी के साथ हमें जाना है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है ये टेम्पल। अब ये कटका डिनास्टी के जो देवपाल नाम के किंग थे, देवपाल, इन्होंने बनाया था। ये देखिए शिव से रिलेटेड है। और बाकी देखिए जो इंडियन पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, ये इसी से इंस्पायर है। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये न्यूज़, ये क्वेश्चन क्यों आया होगा, देखिए इतना ज़्यादा हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उस नया बनाया गया, ठीक है, नया बनाया गया, तो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। और अगर आप, ठीक है, अगर आप यहाँ पे PYQs अगर देखोगे तो ये 64 योगिनी टेम्पल जो है बहुत बारी, मतलब बहुत बारी जो है इसके ऊपर जो है ऑप्शन में इसका मेंशन हुआ है, ठीक है, बहुत बारी इसका ऑप्शन में मेंशन हुआ है। तो वहाँ से भी अगर हम एक बार भी इसको अगर गूगल करके देख लेते ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़ोटोज़ देखा करिए। जैसे पेलिकन का मैंने आपको फ़ोटो दिखाया, तो यहाँ पे चीज़ें अच्छे से याद हुई। अब ये मंदिर का फ़ोटो देखते हैं, तो देखिए जब मैं 21 का ये अटेम्प्ट दे रहा था, तो मैंने जब ऑप्शन देखे थे PYQs के, तो मैंने ये मंदिर पहले ही देख रखा था। तो मुझे इतना तो आइडिया था कि हाँ सर्कुलर टेम्पल है, बट ओनली टेम्पल होना ही मुश्किल है, क्योंकि चलो ओनली होता भी तो प्री के बाद जो है कोई ना कोई यहाँ पे अगर छोटा सा मंदिर भी बना देता ना सर्कुलर, तो वो स्टेटमेंट तो गलत बन जाता ना। तो हमने देखा था एक्सेप्शंस और पॉसिबिलिटी वाली बात। तो यहाँ पे देखिए ये है 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, और ये हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग जैसा ही दिखता है, पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी इसके जैसे दिखती है। नेक्स्ट देखिए अभी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच गए, ठीक है, 1 एंड 4 हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन मैं ईजी कैटेगरी का कहूँगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 21 में, क्योंकि यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग इसे मिला था। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन, देखिए वेल नोन फॉर इलेबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इंडस वैली से रिलेटेड। देखिए धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो है हमारा, तो आपको पता ही है आंसर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा धोलावीरा इज़ द करेक्ट, ठीक है। 32 का आंसर क्या है? धोलावीरा। यहाँ पे जो है वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो है काम करे गए थे। अब ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है, और यहाँ पे एक रिवर है, मेंशन करिए, लूनी रिवर के पास है ये, ठीक है। धोलावीरा जो है लूनी रिवर के आसपास है। उसके बाद देखिए कालीबंगन, कालीबंगन देखिए दोस्तों, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो रिवर के साथ मैच द पेयर आ सकता है। ये घग्गर रिवर के पास है दोस्तों, घग्गर रिवर। राखीगढ़ी भी घग्गर रिवर के पास है, ठीक है। कालीबंगन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ब्लैक बैंगल, ठीक है, कालीबंगल, ब्लैक बैंगल, यहाँ पे देखिए प्लो फील्ड, ये सारी जो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ओके। उसके बाद देखिए ये राखीगढ़ी जो है दोस्तों, यहाँ ये हरियाणा में सिचुएटेड है, और यहाँ पे हमें कपल बरियल्स देखने को मिले। ये सारे मैं कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ जो PYQs में आ रखे हैं। रोपड़ देखिए दोस्तों, ये जो साइट है ये सतलज रिवर के ऊपर यहाँ पे सिचुएटेड है, सतलज रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। तो इतना देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम का है रिलेटेड टू दिस। बाकी देखिए इंडस वैली की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हमें पढ़नी है, जो भी बेसिक बुक्स हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन में एक टफ कैटेगरी का कहूँगा दोस्तों। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, देखिए जब भी UPSC ऐसे पूछता ना फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, तो पहले उस ईयर को लिख लीजिए। अब 17th सेंचुरी कह रहा है तो ये 1600 के कुछ आसपास होगा। फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 1600 से लेके 1625 तक की ये बात कर रहा है, तो इसके बीच में बात कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है। बरोच, चिकाकोल, त्रिचुनोपल्ली। ये नाम तो मैंने पहली बार ही सुना था जब ये पेपर में देखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है ऑप्शंस दिए गए हैं और कितना ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं टफ कैटेगरी के अंदर यहाँ पे पुट करूँगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री हम सब लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी, साउथ में फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने
एग्जैक्ट जो ईयर है जैसे 1600 से 1625 के बीच में यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो है हमारा वन ओनली, ठीक है। बरोच जो है ये यहाँ पे एक थी इनकी फैक्ट्री, ठीक है। अभी चिकाकोल और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं इनके बारे में भी डिटेल में हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसके बारे में देखते हैं। ये जो चिकाकोल है दोस्तों ये निज़ाम के अंडर था, ठीक है, नॉट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये त्रिचोनापल्ली था, ये जो है किंगडम ऑफ एयरकॉट के अंदर था, निज़ाम एंड एयरकॉट के अंदर था, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इनके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो टाइमलाइन दे रखी है इसके बीच में कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सूरत था, अहमदाबाद था, अहमदाबाद, उसके बाद देखिए आगरा एंड मसूलीपट्टनम। तो ये आप नोट डाउन करिए, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे इन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज बनाई है। अभी और डिटेल में अगर हमें यहाँ पे देखना है तो ईस्ट इंडिया में, ठीक है, ये हमारा कोस्ट है। अब ईस्टर्न साइड में इन्होंने कहाँ कहाँ पे बनाई है, तो देखिए यहाँ पे हरिपुरा, ये स्पेक्ट्रम में मेंशन है हमारे, हरिपुरा, बालासोर, हुगली, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी फैक्ट्रीज बनाई है। वेस्ट में कहाँ कहाँ बनाई है, तो वेस्ट में देखिए इन्होंने जो है आगरा, अहमदाबाद, ये हमने देखा आगरा अहमदाबाद। उसके बाद देखिए बड़ौदा, बरोच, देखिए जो हमारे ऑप्शन में था यहाँ पे बनाई है। और साउथ ईस्ट में अगर हम देखेंगे, साउथ में कहाँ थे वो, मसूलीपट्टनम एंड पुलिकट। तो ईयर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये थोड़े जो है नाम यहाँ पे इस तरीके से मैप बना के याद रख लीजिए कि आगे चल के अगर कोई फैक्ट्रीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन टफ कैटेगरी का मैं कहूँगा। और देखिए ऑप्शंस का हिंट देखिए, जो 2022 का पेपर टफ हुआ था, 23 का क्यों टफ हुआ था, ऑप्शंस का पैटर्न आप देखिए यहाँ पे, इस वजह से जो है पेपर टफ हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 6 ऑप्शन है इसमें, ठीक है, 6 ऑप्शन में। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन से हिंट्स मिली है 2023 वाले क्वेश्चंस की भी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहा है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, इनके नाम हमने सुन रखे हैं, हर्षवर्धन, गुप्ता, इन द अर्ली 7th सेंचुरी, देखिए अर्ली 7th सेंचुरी, ठीक है, मतलब 600 के आसपास की बात हो रही है, 600 एडी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर होल्डिंग पावर इन नदर्न इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा भारत, अब नदर्न इंडिया यहाँ पे देखिए जैसा आज का भारत है उस तरीके से यहाँ पे इंडिया का मैप नहीं था, पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे गुप्ताज ऑफ मगधा, परमार ऑफ मालवा, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, मौखारीज ऑफ कन्नौज, यादवाज ऑफ देवगिरी, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, ठीक है, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। तो यहाँ पे देखिए जब रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा तो इन 6 में से सबसे पहले मैंने हटाया कि कौन सा नहीं हो सकता है। अब कौन सा नहीं हो सकता है ये देखिए दोस्तों, आपने अगर पद्मावत मूवी देखी है, ठीक है, पद्मावत मूवी, ठीक है, तो जो देवगिरी, ठीक है, इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रखा है हमारी हिस्ट्री के बुक्स में, तो जो मलिक कफूर है उसका सदर्न एक्सपीडिशन के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम यादवास के बारे में पढ़ते हैं कि इनके ऊपर जो है अटैक किया गया था और कॉन्क्वेस्ट करा गया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी इनकी बात हो रही है और ये भाई साहब जो थे ये 1200 और 1300 इसके आसपास कहीं थे, रफ टाइमलाइन में बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया भी था मास्टर वीडियो सेशन में कि रफ टाइमलाइन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यादवाज ऑफ देवगिरी अगर 1200 से 1300 के आसपास थे तो कैसे यहाँ पे जो है 7th सेंचुरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 5th अगर हटाते हैं तो देखिए ये गया और ये गया, 50-50 तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, इस एक पर्टिकुलर ऑप्शन से, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे पास बचा क्या, देखिए 5 आपने हटाया इस तरीके से। देखिए ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी है, न्यू एनसीईआरटी में भी इनका मेंशन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हम हटा सकते थे। फिर देखिए बचा क्या हमारे पास, फिर देखिए बचा 1 3 4 6 एंड 2 3 4, देखिए 1 3 4 6 एंड 2 3 4, इसमें कॉमन क्या है, 3 4। अब 3 4 क्या कह रहा है, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर एंड मौखारीज ऑफ कन्नौज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये जो भाई साहब है जिनका मेंशन है हर्षवर्धना, इनकी डिनेस्टी कौन सी थी, तो ये थे पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, ठीक है। ये 606 से लेके 647 तक इन्होंने रूल किया था। इनके पहले भी इनके राजा जो है पहले वाले रहे होंगे। तो 3 4 हमारा देखिए यहाँ पे कॉमन आ गया। अब आगे कैसे कर सकते हैं, अब देखिए एग्जामिनर कैसे हिंट दिया है। अब बचा के देखिए 1 6 एंड 2। अब सबसे पहले 2 देखते हैं, परमार ऑफ मालवास, ठीक है, परमार ऑफ मालवा।
एक तरफ है परमार ऑफ मालवा, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे है गुप्ताज ऑफ मगध एंड मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। अब देखिए गुप्ताज यहाँ पे क्या बोला है, डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। अब ऐसा तो है नहीं कि गुप्ता अभी थे यहाँ पे और जैसे ही ये सेंचुरी आ गई पूरे खत्म हो गए, 0% हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोई भी डिनेस्टी अगर खत्म होती है, अब देखिए मुगल डिनेस्टी का जब एंड आया तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मुगल बस औरंगजेब के बाद ख़त्म ही हो गए, नहीं, उसके बाद भी लेटर मुगल्स यहाँ पे चले, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भी यहाँ पे चले। तो यहाँ पे ये देखिए कि गुप्ताज ऑफ मगध ये कंटिन्यूएशन में इनका छोटा सा पार्ट रहा होगा। ये थिंकिंग अगर हम लेके चलते तो यहाँ पे देखिए 1346 हमारा सही बन जाता। फिर भी यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन से हम कैसे पता लगा सकते थे, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी बोला है। अब देखिए आपने वल्लभी के बारे में हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में या फिर जैनिज़्म के कंटेक्स्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो हम वल्लभी में एक काउंसिल हुई थी ये हम पढ़ते हैं, ठीक है, वल्लभी में एक काउंसिल हुई थी ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वल्लभी जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का, और जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से रिलेटेड यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। बट यहाँ पे देखिए गुप्ताज ऑफ मगध, परमार ऑफ मालवा एंड मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट है गुप्ताज ऑफ मगधा इसके चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस फिलोसॉफी से या फिर इस लॉजिक से अगर हम जाते, देखिए टफ क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा ओके, क्वेश्चन टफ है बट हमने एक ऑप्शन हटाया तो हमारे यहाँ पे 2 चले गए। फिर देखिए हमारे पास बचा 1 3 4 एंड 2 3 4, मतलब 3 एंड 4 कॉमन है। फिर देखिए जो मैंने आपको लॉजिक बताया इस हिसाब से 1 3 4 6 तक हम पहुंच सकते थे, बट एक ऑप्शन से हम 50-50 तक यहाँ पे पहुंच सकते थे। पेपर टफ था, सॉरी ये ऑप्शन टफ था, बट यहाँ पे हम इस तरीके से जो है क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुँच सकते थे। अभी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों ये जो गुप्ताज ऑफ मगध है और ये टाइमलाइन के हिसाब से देखिए इन्हें लेटर गुप्ता डिनास्टीज भी हम कह सकते हैं। ये देखिए 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक इन्होंने जो अपना दबदबा यहाँ पे रखा था, ये मगध वाले रीजन में थे, मगध वाले रीजन में थे और ईस्टर्न इंडिया में थे। इतना याद रखिए। अब इनके राजा कौन थे, महाराजा कौन थे, हमें इतना अंदर नहीं जाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परमार ऑफ मालवा, इनके बारे में एक चीज़ याद रखिए, इनके फाउंडर कौन थे। इनके फाउंडर थे दोस्तों उपेंद्र, या फिर इनका दूसरा नाम था कृष्णराज। बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है राजा के नाम और मैच द पेयर, ठीक है। ये मालवा रीजन में थे जो मध्य प्रदेश वाला है इसके आसपास। तो इतना याद रखिए परमार डिनेस्टी के बारे में। और इनका अगर हम टाइम लाइन देखें, अब मैं टाइम लाइन क्यों बता रहा हूँ इसका भी मैं मेंशन करूँगा। ये देखिए 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। और ये जो परमार है दोस्तों, परमार इनके जो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, जो सबसे बड़े राजा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये थे भोजाज, ठीक है। तो यहाँ पे भोजा के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये टाइम लाइन। उसके बाद देखिए पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए दोस्तों जो पुष्यभूतिज थे, ठीक है, तो पुष्यभूति देखिए ये फाउंडर थे एक डिनेस्टी जिसका नाम है वर्धना डिनेस्टी, ठीक है। तो जो वर्धना डिनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे, पुष्यभूति, ओके। तो वर्धना डिनेस्टी उसके फाउंडर थे पुष्यभूति। और इन्हीं में देखिए एक राजा थे हर्षवर्धना, ठीक है, हर्षवर्धना जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पोएट थे। यहाँ पे हर्षचरिता नाम की एक बुक थी जो कि बाण भट्टा ने लिखी थी, ये इन्हीं से रिलेटेड, हर्षवर्धना से रिलेटेड। इनका जो टाइम पीरियड था वही हमारा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अर्ली 7th सेंचुरी के आसपास थे, ओके। और ये जो थानेश्वरा वर्ड है ना, ये याद रखिए, ये 2020 का जब मैं आपको पेपर कराऊंगा ना तब इसका इंपॉर्टेंस आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। थानेश्वरा, स्थानेश्वरा ऐसा वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हमने इसका ईयर भी देख लिया, मेन इंपॉर्टेंट किंग्स भी देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों जो मौखारीज थे कन्नौज के, ठीक है। तो ये जो मौखारीज डिनेस्टी थी इसके फाउंडर का नाम याद रखिए ईशान वर्मन, ठीक है। ईशान वर्मन इसके फाउंडर थे। ये जो थे अभी जो यूपी वाला एरिया, वहाँ पे जो गंगा वैली वाला रीजन थे वहाँ पे इन्होंने रूल किया था। और ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो है ये उभरे थे यहाँ पे, ठीक है। तो गंगा यमुना वाला जो रीजन था वहाँ पे इन्होंने किया था अपना रूल, और इनकी कैपिटल थी कन्नौज। नेक्स्ट देखते हैं यादवाज ऑफ देवगिरी। तो इनके फाउंडर अगर हम गूगल करते हैं तो इनका नाम है दोस्तों
जो यादवाज ऑफ देवगिरी है, तो इनके फाउंडर का नाम आ रहा है यहाँ पे भिल्लम्मा। ठीक है, भिल्लम्मा। ये देखिए 12th से लेके 14th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे। ठीक है, और देवगिरी देखिए इनकी कैपिटल है, जो कि दौलताबाद भी इसे हम बाद में कहने लग गए। तो इतना याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो यादव डिनेस्टी है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है सेवना डिनेस्टी भी, तो ये भी थोड़ा हम याद रखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी इस टाइम पे आए थे, तो ये भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, तो इनके बारे में देखिए। इनके जो फाउंडर थे इनका नाम था भतरका, ठीक है, या भातर्क। ठीक है, और ये जो थे 5th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी एडी तक जो थे हमारे गुजरात सौराष्ट्र वाले रीजन में जो इन्होंने रूल किया था, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। ओके, तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी इसके बारे में। और वल्लभी देखिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी फिलोसॉफीज़ होती थी इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 1 3 4 6। बाकी भी हमने ऑप्शन देख लिया। अब मैंने ये क्यों बताया, तो इसका लॉजिक भी आप सुन लीजिए। 2023 में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे 4 डिनेस्टीज़ के नाम थे और बोला था कि 17th सेंचुरी एडी के आसपास इनमें से किसने जो है अपना जो है ये फ्लरिश करे थे। उसमें देखिए यादवाज ऑफ देवगिरी भी एक नाम था। ठीक है, बाकी भी थे वहाँ पे, शायद होशालास थे, ठीक है, काकटिया थे। तो ये जो जो इनका फाउंडर है और इनका ईयर रफ टाइमलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई राजा रहा, जैसे हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ लेते, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते, अशोका के बारे में पढ़ लेते, तो वो नेचुरली हम पढ़ लेंगे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम कहीं ना कहीं बुक में PYQ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना ही करना है, ज़्यादा भावना में नहीं बहना कि इन राजाओं के पूरी 50 पुश्तों को हम याद रखेंगे, नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था, इस पर हमने 10 मिनट लगा दिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थे क्वेश्चन यहाँ पे जो है बनने के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें हमें ज़्यादा जो है दिमाग पे जोर नहीं लगाना। कहता पोर्तुगीज़ राइटर नूनीज करके आया था, जिसने वुमन इन विजयनगरा एम्पायर वेयर एक्सपर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या कह रहा है? रेसलिंग, ठीक है, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूटसिंग। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ये चारों के चारों एक साथ सही नहीं हो सकते, तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, जो ट्रिक्स हमने देखी थी वो तो पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ पे समझिए। ये कह रहा है कि वुमन इन विजयनगरा एक्सपर्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पे अगर कोई एक भी सूट सेइंग में एक्सपर्ट है, कोई एक भी अकाउंटिंग में, कोई एक भी एस्ट्रोलॉजी में, कोई एक भी रेसलिंग में है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पे कैन वाला, पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है। अब देखिए विजयनगर एम्पायर कितना बड़ा था हमारा, और विजयनगर के बारे में हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना वो लिटरेचर में, प्लस यहाँ पे जो भी स्कॉलर्स थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो क्या वुमन यहाँ पे ये सारे काम नहीं कर सकती? तो इस थिंकिंग के साथ यहाँ पे सोचना था। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपको नूनीज ने क्या अकाउंट लिखे ये सारे पता हो, नहीं। ठीक है, और ये कौन से थे? पोर्तुगीज़ राइटर थे, याद रखिए। और ये कौन से राजा के टाइम पे आए थे? नोट डाउन कर लीजिए, अच्युत देवराया। अच्युत देवराया के टाइम पे आए थे। अब देखिए यहाँ पे जजेस भी थी वुमन इस टाइम पे, अकाउंटेंट भी थी। ठीक है, जजेस भी थी, अकाउंटेंट भी थी। तो ये चीज़ें जो है हमें पता होना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? रेसलर्स, अकाउंटिंग एंड ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारे? ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे जाना था। और देखिए ट्रैवलर्स जो है नूनीज, इनके बारे में जब भी ज़्यादा तो कोई डिटेल यहाँ पे है नहीं, बस ये क्वेश्चन का अप्रोच आप यहाँ पे समझ लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मदन पल्ले। देखिए ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में कहूँगा। ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में कहूँगा। और अगर इसे देखा जाए तो इसका ओरिजिन देखा जाए तो वन ऑफ द ईजिएस्ट सोर्सेज में से आया है। ठीक है, ये जो है दोस्तों क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए मदन पल्ले आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा है कि किस लिए ये सिग्निफिकेंस है। डी से पढ़ते हैं, मैडम ब्लैवत्स्की एंड कॉलोनल ऑलकॉट सेटअप हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। बी देखिए पट्टाभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। ए देखिए पिंगाली वेंकैया डिजाइन ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। कोई लॉजिक, कोई एलिमिनेशन, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे सीधा है, तुम्हें पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखिए मदन पल्ले इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है इसका आंसर है दोस्तों, अभी मैं आपको सोर्स बताता हूँ फिर ये आंसर आपको पता चलेगा।
तो ये देखिए दोस्तों 6th क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसका अगर पहला पेज हम ओपन करेंगे और वहाँ पे अगर ये जो हमारा जन गण मन है इसके नीचे अगर हम देखेंगे, ये सिर्फ इसी एनसीईआरटी में मेंशन है, बाकी एनसीईआरटीज़ में नहीं है। ठीक है, देखिए जन गण मन वाज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फरवरी 1919 एट मदनपल्ली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तौड़। और जब ये क्वेश्चन आया था ना, होपफुली मैंने ये पढ़ रखा था, ये एनसीईआरटी में देख रखा था कि जन गण मन के नीचे ये लिखा हुआ था। ओके, तो ये सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये तो हर किसी को पढ़ लेना चाहिए था, ये इतना नीचे है, बट अभी हमने पता कर लिया इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो देखिए कैसे छोटा एनसीईआरटी बड़ा धमाका कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा, ठीक है, बंगाली टू इंग्लिश। और ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे हमारा नेशनल एंथम गाया गया था, तो याद रखिए 1911 में कोलकाता सेशन जो हुआ था, कोलकाता सेशन जो हुआ था यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे। उसके बाद देखिए पिंगाली वेंकैया, ये भाई साहब कौन थे, तो इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया था। ठीक है, इंडियन नेशनल फ्लैग का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा, मैडम ब्लैवत्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट, ये देखिए दोस्तों एसोसिएटेड है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। इन्होंने देखिए इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, अडियार, अडियार करके जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, और देखिए जनगण मन का जो ओरिजिन है वो बंगाली है, याद रखिए बंगाली में है। तो इतना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देख लिया। पर्सनैलिटीज़ हमने देख ली यहाँ पे। ठीक है, 5-6 पर्सनैलिटीज़ के नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड उनका जो है वेल नोन फॉर। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारी ओल्ड एनसीईआरटी से आया है, बट यहाँ पे डिटेल में डीप लर्निंग हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये जो चंद्रकेतुगढ़ है ये ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी के मैप्स में मेंशन है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है, बुर्जा होम जो कि रॉक कट श्राइन्स है ऐसा बोल रहा है। फिर देखिए चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो देखिए उससे यहाँ पे जो बुर्जा होम है, बुर्जा होम यहाँ पे रॉक कट श्राइन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रॉक कट श्राइन्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पिट हाउसेस है, पिट हाउसेस है ऑफ नियोलिथिक टाइम। ठीक है, नियोलिथिक टाइम के यहाँ पे पिट हाउसेस है। चंद्रकेतुगढ़ ये कहाँ पे दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे देखिए टेराकोटा आर्ट जो है यहाँ पे फेमस है, और ये क्राफ्ट का सेंटर था, क्राफ्ट ट्रेड सेंटर था। गणेश्वर ये कहाँ पे दोस्तों, ये राजस्थान में है, और ये हमारी एक चालकोलिथिक साइट है। चालकोलिथिक यानी ये हमारे कॉपर से रिलेटेड देखिए एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये बुर्जा होम कहाँ पे दोस्तों, ये कश्मीर में है। और यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 2 और 3। इतना हमें इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। बाकी देखिए ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस और इनके नाम जो है ये आप अभी यहाँ पे रट लेंगे, और जब भी हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो ये जो नाम आ रहे हैं ना, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, इस तरीके के थोड़े थोड़े नाम आप देख लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को रट लीजिए, बट जितना हो सकता है इन नाम जो है मैप के ऊपर जो स्पेसिफिकली नाम है उन्हें हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और इसका लिंकेज हम अगले क्वेश्चन के साथ भी समझेंगे। कह रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चेंगिस खान रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ फुजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया टू विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, रीच द कोस्ट ऑफ केरला। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है, अब इनमें से देखिए जो सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, तो चंगेज़ खान यहाँ पे आया था। तो ये जो बात हुई थी दोस्तों ये 1220 के अराउंड हुई थी। ठीक है, 1220 के अराउंड हुई थी। और ये जो ख्वारिज्म प्रिंस, इसका नाम क्या था, जलालुद्दीन, जो कि ईरान से भाग के आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस इंडस। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि तैमूर यहाँ पे आया था 1370 के टाइम पे, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये 1350 में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए कैसे ईयर शिफ्ट करे हैं। थर्ड देखिए ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया टू विजयनगर दैट वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। ये गलत है दोस्तों, वास्को द गामा 1498 में आया था, और इस टाइम पे जो है नरसिम्हा राया यहाँ पे थे, ना कि देवराया टू। ठीक है, नरसिम्हा राया यहाँ पे थे, ना कि देवराया टू। तो इस तरीके से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। अब इस क्वेश्चन को कनेक्ट करिए 2022 वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चन से, जहाँ पे
इस राजा का नाम चेंज करके बोल दिया कि जो ख्वारिज़म एम्पायर का था ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, इस तरीके से बनाया गया था। वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी था कि वहाँ पे देखिए गजपति डिनेस्टी वाला एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगरा ने दिया था। तो इस तरीके से कनेक्ट करिए कि कैसे 2021 वाला एक क्वेश्चन ये कनेक्ट हो रहा है 2022 वाले पेपर से। ठीक है, अगर आपके पास अभी पेपर होगा 2022 वाला तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और एक वैल्यू एडिशन है, याद रखिए कि कृष्णदेवराया देखिए ये 1509 से लेके 1526 तक थे, और इस टाइम पे देखिए कृष्णदेवराया के कंटेम्प्रेरी कौन था, तो ये था बाबर। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा इसे भी हम जो है याद रखेंगे। ठीक है, इसे जो है हम याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बाबर एंड जो गुरु नानक देव जी थे ये भी कंटेम्प्रेरी थे, तो ये तीनों नाम जो है थोड़ा थोड़ा हम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टफ क्वेश्चन में कहूँगा कि सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेजुएट ऑर्डर, जीसस ऑर्डर जो भी है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। और थर्ड देखिए द फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्वेश्चन टफ है, कोई नहीं पढ़ता है इनके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट अब ये क्या कह रहा है। अब तीनों में से बताइए सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है आपको, तीनों में से बताइए सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है आपको। ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सही आपको लगना चाहिए वो है फर्स्ट, कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर। अब देखिए नाम भी क्रिश्चियन है, ठीक है, और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर क्या है, तो ये सही होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वन देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन चला गया, बचा 1 2 1 3 एंड 1 2 3। इसके बाद देखिए और कौन सा सही हो सकता है, सोचिए थोड़ा। थर्ड देखिए द फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। अब गोवा हमें पता है क्रिश्चियन लोग यहाँ पे ज़्यादा है और एक फेस्टिवल की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में कहाँ नहीं सेलिब्रेट होता होगा इनका फेस्ट। ठीक है, जहाँ पे भी क्रिश्चियन फैमिलीज होंगी वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अगर सिखिज़म अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जो भी गुरु की जयंती होती है या फिर जो भी फंक्शन होता है सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में किया जाता, नहीं, जहाँ भी गुरुद्वारे होंगे वहाँ पे सेलिब्रेट होगा। तो सिंपली इस थॉट से सोचिए। ठीक है, क्वेश्चन टफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट एक तरीके से सोचा जाए तो सेकंड भी हमें यहाँ पे सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्रैप कैसे एग्जामिनर ने फील किया, देखिए यहाँ पे 2 बारी गोवा दे दिया, बट यहाँ पे अगर हम ये जो स्टेटमेंट है ना ये पता करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे यही चीज़ करिए, गोवा की जगह पे यहाँ पे चाइना होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनकी जो डेथ है ये चाइना में हुई थी। ठीक है, और इनके नाम पे एक चर्च है डेडिकेटेड है गोवा में। ठीक है, बट डेथ इनकी कहाँ पे हुई थी, चाइना में। ओके, तो ये इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को हम देख सकते थे। टफ क्वेश्चन में कहूँगा, और ये फाउंड कब किया था इन्होंने, 1542 में। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा याद रखिए, इसके बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे चाइना होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये 1 एंड 3 यहाँ पे सही है। और आगे चल के अगर इस तरीके से कोई और पर्सनैलिटी के साथ अगर बोला जाता कि इनका सेलिब्रेशन यहाँ पे होता है या फिर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, तो थोड़ा इसके बारे में इस तरीके से सोचेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है बहुत बड़े बड़े। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है बहुत बड़े, और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट से पढ़ते हैं। मिताक्षरा सिस्टम डील्स विथ मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर ओनली ऑफ द फैमिली, whereas दया भागा सिस्टम डील विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। देखिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू देयर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, whereas in दयाभाग सिस्टम ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर दैट सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट देखिए, मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयाभाग वॉज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। ठीक है, तो कुछ लाइट लग रहा है आपके कि कैसे यहाँ पे जो है आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमसे नहीं बनेगा एग्जाम में, क्योंकि इतना डिटेल में ये शायद ही हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को पता हो। ठीक है, तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ पे राइट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेल मेंबर ओनली है, गलत है, यहाँ पे बोथ दोनों भी सिस्टम में मेल एंड फीमेल दोनों को राइट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मिताक्षरा सिस्टम ये वाला जो लाइन है ये यहाँ पे करेक्ट है। दया भाग में ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर सन क्लेम एंड मिताक्षरा में
जब जीवित है तब भी आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नहीं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों देखिए दोनों कास्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, बोथ अपर कास्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो लोअर कास्ट ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। आंसर क्या आ गया हमारा पे, 2 ओनली। इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। इसमें देखिए दोस्तों अभी हम समझते हैं जो सती से थोड़ा सा इसे लिंक करते हैं, ठीक है, लिंक करते हैं। देखिए अगर वुमन विडो हो जाती है तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखा, एक है मिताक्षरा और एक है हमारा दया भाग। दया भाग देखिए दोस्तों ये मोस्टली वेस्ट बंगाल वाले रीजन में होता है और मिताक्षरा देखिए रेस्ट ऑफ द इंडिया में, ठीक है। अब दया भाग में ये बोला गया था कि वुमन को यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी राइट मिलेगा वुमन को, ठीक है। तो जब हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे वुमेंस को मिल जाएगा। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में सती ज़्यादा प्रिवेल करी थी, क्योंकि शादी हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जो यहाँ पे पत्नी है उसे हक मिल रहा है सारा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा होता था, बट यहाँ पे जो है फैमिली मेम्बर प्रिवेल कर जाते थे हस्बैंड की डेथ के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए देखिए सती जो है प्रिवेल है हमारी वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ज़्यादातर हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअली टफ है, आंसर इसका 2 ओनली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर तक पहुँचे। अभी नेक्स्ट देखिए जो अगला क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।